हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने कल का रिवीजन कर लिया होगा। तो हम लोग उत्तराखंड का परिचय देख रहे थे, ठीक है। तो अजय सिंह रावत जी की बुक में हम उत्तराखंड का परिचय फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो लोग प्रीवियस लेक्चर देख के आगे का कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज हमें जो है हम 2 दिन में ही चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम इससे आगे के चैप्टर में जाएंगे। तो हमने पढ़ लिया था। आज हम हैं हर्ष के बाद मध्य हिमालय, ठीक है। हर्ष जो हर्षवर्धन था ना, वर्धन वंश का, आपने इतिहास में पढ़ा होगा अगर किसी ने इतिहास की बुक पढ़ी है तो। नहीं तो हम इतिहास भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। जब हमारी ये 2 चीज़ें पॉलिटी और ये कंप्लीट होगी तो फिर हम इतिहास को भी साथ के साथ लेके चलेंगे। तो हर्षवर्धन के बाद जो है मध्य हिमालय 648 ईस्वी से 750 ईस्वी तक, ठीक है। तो 648 ईस्वी से 750 ईस्वी तक के बीच के टाइम पे जो मध्य हिमालय था वो क्या था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो कान्यकुब्ज में 647 ईस्वी में वर्धन वंश का अंत हो गया था। फलतः मध्य हिमालय में स्त्रुघन, ब्रह्मपुर और गोविशाण के 3 जनपद डॉक्टर कठोत के अनुसार अब कान्यकुब्ज साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। तो जो कान्यकुब्ज था वहाँ पे वर्धन वंश का अंत हो गया था और वहाँ पर 3 जो है जनपद स्वतंत्र हो गए थे। कान्यकुब्ज से 3 जनपद स्वतंत्र हो गए थे। कौन कौन से जनपद थे वो? ब्रह्मपुर था, गोविशाण था और शत्रुघ्न था। ये तीनों जनपद कुणिंद राज्य से विखंडित होने पर एक लघु अवधि के लिए हर्ष साम्राज्य के अंतर्गत आ चुके थे। तो उस टाइम पे जो वर्धन वंश का हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था उसमें ये 3 जनपद आ गए थे। तो इन जनपदों की जो सूचना है ये किसने दी है? एक चीनी यात्री युआन च्वाड ने 624 के अपने यात्रा वृत्तांत में दी है, ठीक है। चीनी उस टाइम पे जो है चीनी यात्री यहाँ पे आया करते थे ज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो यहाँ पे जो है चीनी यात्रियों का आवागमन लगा रहता था। तो वो यहाँ पर आके अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे, जो जो चीज़ें वो सीखते थे वो सब वो एक बुक में अपना मतलब अपना जो है इतिहास के तौर पर कह सकते हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको लिखते रहते थे। तो ये सूचना भी किसने दी है? एक चीनी यात्री युआन च्वाड ने दी है अपने यात्रा वृत्तांत में। अब अगर हम बात करें इन 3 राज्यों की जो कि स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। तो ये 3 राज्य कौन थे जो कान्यकुब्ज से स्वतंत्र हुए थे 647 ईस्वी में? तो ये थे स्त्रुघन, ब्रह्मपुर और गोविशाण, ठीक है। तो स्त्रुघन राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी पूर्वी सीमा पर चीनी यात्री के अनुसार गंगा बहती थी। जो स्त्रुघन राज्य है इसकी पूर्वी सीमा पर क्या बहती थी? गंगा बहती थी। पूर्वी सीमा पर गंगा बहने का मतलब है कि ये कहीं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र होगा, है ना। तो और उत्तर में यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पर्वत स्थित थे, यमुना इसके मध्य से होकर बहती थी, ठीक है। तो जो स्त्रुघन राज्य था यहाँ पे इसके अनुसार ऐसा बोला गया था कि जो इसके पूर्वी तट था, पूरब की साइड गंगा बहती थी और ऊंचे ऊंचे उत्तर की तरफ पर्वत हुआ करते थे और यमुना जो है इसके मध्य से होकर गुजरती थी। आप इसको इमेजिन कीजिए, कॉपी में डायग्राम बनाइए तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि माना यहाँ पे ये स्त्रुघन है, ठीक है। तो ये पूरब की साइड गंगा बह रही है और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उत्तर की तरफ, ठीक है। और इसके मध्य से होकर क्या बह रही है? यमुना नदी बह रही है, ठीक है। ये यमुना नदी हो गई। तो ये कुछ वाला राज्य लग रहा है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ इस टाइप का हमें, मतलब उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है ये हमें यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि वो वाला एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य, ठीक है। जो ब्रह्मपुर राज्य की यहाँ पे बात की गई है, तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा विस्तार वाला ब्रह्मपुर राज्य जो था वो गंगा से पूर्व में करनाली नदी तक विस्तृत था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार वाला ब्रह्मपुर राज्य था जो कि गंगा से पूर्व में करनाली नदी तक फैला हुआ था। चीनी यात्री युआंगचांग के अनुसार
इसकी जो उत्तरी सीमा पर महा हिमालय में स्वर्ण गोत्र एक देश था। ठीक है, कौन सा देश था? स्वर्ण गोत्र। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मपुर नरेश सोनवंशी पौरव राजवंश के थे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है? स्वर्ण गोत्र देश था तो वहाँ पे कौन लोग रहा करते थे? सोनवंशी जो पौरव राजवंश के लोग थे वो रहा करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं गोविशाण। तो गोविशाण काशीपुर क्षेत्र, आपको पता है काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशाण था। तो गोविशाण जो है काशीपुर के लिए यहाँ पे प्रयुक्त किया गया है। कनिंघम के अनुसार इस राज्य में वर्तमान काशीपुर क्षेत्र के अतिरिक्त कौन कौन सा एरिया और सम्मिलित होता है? रामपुर का एरिया और पीलीभीत जनपद। ठीक है, रामपुर और पीलीभीत और ये काशीपुर वाला जो एरिया था इसको गोविशाण के नाम से पहले जाना जाता था। तो ये जो 3 राज्य थे, कौन कौन से राज्य कामिक उनसे स्वतंत्र हुए थे हर्षवर्धन के समय पे? तो 3 थे, एक था ब्रह्मपुर, स्त्रोगन और गोविशाण। ठीक है, ये अलग अलग स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद ये जो है हर्ष के अंतर्गत आ गए थे कुछ समय के लिए। ब्रह्मपुर जो है इसके काशीपुर के उत्तर में था। ब्रह्मपुर कहाँ था? काशीपुर के उत्तर में था। इस राज्य की राजधानी गोविशाण की पहचान जो है कनिंघम द्वारा वर्तमान काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उज्जैन गांव के पास पुराने दुर्ग से की गई है। तो बेसिकली गोविशाण के बारे में बात हो रही है। बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। पुराने प्राचीन नाम जो अभी के नाम हैं उनके प्राचीन नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको बस यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपका क्वेश्चन घुमा के आता है तो आप अपना दिमाग भी क्वेश्चन के हिसाब से घुमा सकें। अगर आपने फुल थोरोली डिटेल में रीडिंग की है तो आप अपना दिमाग भी उसी तरह से घुमा सकते हैं। अगर अन्यथा आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आप 1 लाइनर पढ़ेंगे वहाँ पे वो 1 लाइनर आता है तो ठीक है, आपका क्वेश्चन बनेगा। और वहाँ पे अगर आपकी किस्मत ख़राब है, आपका क्वेश्चन वैसा नहीं आता है, तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन चला गया। लेकिन अगर आप मतलब बहुत डिटेल में अगर पढ़ाई करते हैं तो आप जो है अपने दिमाग को भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल, अगर आपने डिटेल पढ़ी है, क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन आप इधर उधर से तोड़ मड़ोड़ करके उसका आंसर जरूर एग्जैक्ट निकाल लेंगे और वो सही भी होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा डिटेल में आपको अंदर घुस के पढ़ना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो ये 3 जनपद थे, इसके अतिरिक्त डॉक्टर कटोच का मानना है कि इस काल में संभवतः एक अन्यत्र स्वतंत्र राज्य भी था जो देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश में था। इसके अलावा जो डॉक्टर यशवंत कटोच जी हैं वो ये भी मानते हैं कि इन 3 राज्यों के अलावा एक राज्य और था जो स्वतंत्र राज्य था। वो कहाँ पर था? देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश में। ठीक है, देवप्रयाग के जो टिहरी के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर हुआ करता था। गढ़वाल के दक्षिणी भाग में पांडुवाला तथा मोरध्वज क्षेत्रों में भी लघु राज्यों का अस्तित्व देखने के लिए उस टाइम पे मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश। अब कार्तिकेयपुर राजवंश की हम बात करें, हम देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं, कुषाण, कुणिंद, फिर ये हर्ष के टाइम पे, इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे जो है आगे को बढ़ते रह रहे हैं। ठीक है, अब आए हम कार्तिकेयपुर राजवंश। ठीक है, पौरव राजवंश हमने ऊपर पढ़ा, ब्रह्मपुर वाला एरिया में पौरवों का राज था। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश जो है 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी। ठीक है, इसके बीच हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश रहेगा। तो 675 ईस्वी के आसपास मध्य हिमालय के सबसे बड़े राज्य ब्रह्मपुर का पतन हो चुका था। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि मध्यपुर का सबसे बड़े क्षेत्र में जो विस्तृत था वो कौन सा राज्य था? ब्रह्मपुर राज्य था जो स्वतंत्र था। तो अब जो है 675 के आसपास इसका क्या होने लग गया? पतन होने लग गया। डॉक्टर यशवंत कटोच का मत है कि सतलज से लेकर पश्चिमी नेपाल तक, यशवंत कटोच जी का क्या मत है कि जो सतलज नदी कहाँ बहती है? उधर पंजाब की तरफ को बहती है ना, हिमाचल प्रदेश से निकल के। तो डॉक्टर कटोच जी का मत है कि जो सतलज है वो पश्चिमी नेपाल तक समस्त मध्य हिमालय अनेक कबीलाई राज्यों में विभक्त था। उन्हीं में से प्राचीन कुणिंदों की एक शाखा उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में अपनी शक्ति में वृद्धि में व्यस्त थी। ठीक है, तो उन्हीं में से जो वहाँ पे अनेक कबीलाई राज्यों में जो वो क्षेत्र विभक्त था, सतलज नदी के पास से नेपाल तक का जो क्षेत्र विभक्त था, उन्हीं में से एक कुणिंदों की शाखा थी जो कि कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी गढ़वाल में अपनी शक्ति में वृद्धि कर रही थी। तो ये जो कुणिंद शाखा थी कहाँ पे? उत्तर पश्चिम, यानी कि ये देहरादून, उत्तरकाशी, ठीक है, इस एरिया में जो है अपनी शाखा में
या अपनी शक्ति में वृद्धि कर रही थी। और अनेक लघु राज्यों को अधीन करके, जो छोटे छोटे वहाँ पे राज्य हुआ करते थे उत्तर पश्चिम एरिया में गढ़वाल साइड के, तो उन सबको इन कुड़िंदों ने अपने अधीन करके मध्य हिमालय में एक प्रबल शक्ति के रूप में जमा लिया था। इस प्रकार प्रायः, ठीक है, समझ रहे हो आप कि जो कुड़िंद थे ये सतलज के इधर से आए और ये उत्तर पश्चिमी एरिया में, जो गढ़वाल का एरिया है, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला जो गढ़वाल का एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि की और उसको अपने अंडर ले लिया। फिर यहाँ पे उन्होंने जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनको भी जो है इन्होंने अपने उसमें मिला लिया। इसके बाद इन्होंने एक हिमालय में प्रबल शक्ति के रूप में जो है सामने से देखा गया। इस प्रकार प्रायः 700 ईस्वी से लेकर प्रायः 3 सदियों तक, अब 700 से लेकर 3 सदियों, यानी कि 3 सदियों मतलब 300 साल तक जो है कार्तिकेयपुर राजवंश ने मध्य हिमालय में प्रथम बार राजनीतिक एकता स्थापित की। अब 700 से 1000 ईस्वी यानी कि 300 साल तक लगभग यहाँ पे हमें कार्तिकेयपुर राजवंश देखने के लिए मिलता है। तो कब से कब तक कार्तिकेयपुर राजवंश देखने के लिए मिलता है? 700 से 1050 ईस्वी तक, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने राजनीतिक एकता स्थापित की। सांस्कृतिक क्षेत्र प्रारंभ से ही वास्तुकला की अनमोल धरोहर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है। वास्तुकला की मतलब कि यहाँ पे जो ये मंदिर वगैरह कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम के बहुत सारे मंदिर है ना, तो वो मंदिर वगैरह यहाँ पे देखने के लिए, अनमोल धरोहरें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कितने सुंदर सुंदर उस टाइम के जो भी वास्तुकला है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। मध्य हिमालय का यह प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, ठीक है। जो मध्य हिमालय एरिया में जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? कार्तिकेयपुर राजवंश। इस राजवंश के अब तक 9 अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। अब तक क्वेश्चन आता है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? तो लगभग 9 अभिलेख अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं। इस राजवंश के प्रथम 3 परिवारों में, ठीक है, तो अगर आता है कि कितने हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो लगभग हमें 9 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करें कि इस राजवंश के प्रथम 3 परिवारों के 14 नरेशों ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी प्रदेशों पर प्रायः 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के कितने परिवारों ने? 3 परिवारों के। अब 3 यानी कि 3 परिवार यानी कि 3 पीढ़ियाँ हुई होंगी। उन 3 पीढ़ियों में कितने नरेश हुए होंगे? 14 नरेशों ने उत्तराखंड और उसके पड़ोसी देशों पर जो है प्रदेशों पर 300 साल तक शासन किया, 700 से 1000 ईस्वी तक। बसंत देव प्रथम परिवार का संस्थापक था। देखिए 3 परिवार थे कार्तिकेयपुर राजवंश में, तो पहला परिवार जो था उसका जो संस्थापक था वो कौन था? बसंत देव था। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अगर इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है पहले परिवार का संस्थापक कौन था, तो बसंत देव। अगर कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था आएगा, तो वो भी आप बसंत देव कर सकते हैं। और निम्बर जो है वो दूसरे परिवार का था। तो यानी कि पहले देखिए 3 परिवार हुआ करते थे कार्तिकेयपुर राजवंश में। कितने परिवार थे? 3 परिवार थे और 14 नरेश थे, यानी कि उन 3 परिवारों में जो है 14 नरेश हुए, जिसमें जो पहला परिवार था उसका संस्थापक बसंत देव था। दूसरा परिवार था उसका संस्थापक निम्बर था। और इस वंश के शासक कौन? इष्टगण देव ने कार्तिकेयपुर राज्य की सीमाओं को वर्तमान कुमाऊं गढ़वाल तक विस्तृत कर उसका एकीकरण किया था, ठीक है। तो इस वंश के जो शासक थे इष्टगण देव, उन्होंने कार्तिकेयपुर राज्य की जो सीमा थी उसको कुमाऊं और गढ़वाल तक बढ़ाया था। डॉक्टर यशवंत कठोच के अनुसार उनके प्रतापी पुत्र ललितेश्वर देव एक महान निर्माता थे और सर्वाधिक ताम्र शासन उन्हीं के मिले हैं, ठीक है। तो कठोच जी क्या कहते हैं कि जो प्रतापी पुत्र मतलब जो इष्टगण देव जी थे, शासक इष्टगण देव का जो प्रतापी पुत्र ललितेश्वर देव था वो एक महान निर्माता था। उन्होंने बहुत से ताम्र की वस्तुएं उस टाइम की हमें देखने के लिए मिलती है। अर्थात यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि ललितेश्वर देव को महान निर्माता क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके टाइम की हमें बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं तांबे वगैरह की, ठीक है, धातु से निर्मित। तृतीय परिवार का अंतिम शासक कौन था? सुभिक्ष राज देव। तो हमने पहले परिवार का संस्थापक देखा बसंत देव, और द्वितीय परिवार का संस्थापक हमने देखा निम्बर देव, और
जो आखिरी परिवार था, तृतीय परिवार, उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? सुभिक्षराज देव। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बसंत देव, निम्बर देव और सुभिक्षराज देव। तीनों परिवारों के हमने बात कर ली। तो पहले जो 2 परिवार थे उसके हमने स्टार्टिंग के शासक पढ़े, और जो तृतीय परिवार है इसका हमने अंतिम शासक सुभिक्षराज देव देखा। डॉक्टर कटोच का मत है कि इस राजवंश को कत्यूरी मानने का कोई आधार नहीं है। ठीक है, तो जो ये कार्तिकेयपुर राजवंश है इसको कत्यूरी मानने का कोई आधार ऐसा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर यशवंत कटोच जी कह रहे हैं। उनके अनुसार जो कत्यूरी वंश का नाम केवल लोक गाथाओं में मिलता है, और इस नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एटकिंसन ने किया था। एटकिंसन भी जो है एक भूगोल एटकिंसन जी भी एक इतिहासकार हैं। ठीक है, तो जो कटोच जी हैं वो ये कहते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश को जो है कत्यूरी वंश के नाम से कहना उतना उचित नहीं है, क्योंकि जो ये नाम है कत्यूरी वंश, इसका जो हमें देखने के लिए मिलती हैं ये सिर्फ लोक गाथाओं में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इस नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एटकिंसन जी ने किया था, वो ऐसा कहते हैं। ऐसी कोई हमें प्रामाणिकता हमें नहीं देखने के लिए मिलती है, सिर्फ ये लोक गाथाओं में हमें नाम देखने के लिए मिलता है। उनकी यह भ्रांत धारणा अनुश्रुतियों एवं सुनी सुनाई बातों पर अवलंबित थी। वो कहते हैं कि ये सब बातें जो हैं सुनी सुनाई हैं, ऐसा कोई पुख्ता जो है हमें प्रमाण देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर है कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति। अब कुमाऊं और गढ़वाल नाम की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम जान लेते हैं। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति में यह किंवदंती प्रचलित है कि पिथौरागढ़ जिले की चंपावत तहसील में कानदेव नामक पहाड़ी पर विष्णु भगवान ने कूर्म का रूप धारण कर 300 वर्ष तक तपस्या की थी। ठीक है, क्या कहा जाता है कि कुमाऊं के बारे में, कि कुमाऊं कैसे नाम पड़ा, कुर्मांचल नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में तो सिंपल ये कहानी है, सबको पता होगी कि जो पिथौरागढ़ जिले का जो चंपावत तहसील है वहाँ पर जो कानदेव नामक पहाड़ी है। ठीक है, पिथौरागढ़ की चंपावत तहसील में कानदेव नामक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर भगवान विष्णु ने 300 साल तक कूर्म के यानी कि कूर्म के रूप धारण करके जो है तपस्या की थी। हा हा हु देवतागण तथा नारद आदि मुनीषों ने उनकी प्रशस्ति गाई थी। हा हा हु देवतागण मतलब जो सारे देवता लोग थे, उन्होंने उनकी इस तपस्या के उसमें जो है क्या गाई थी? प्रशस्ति गाई थी, प्रेयर टाइप की थी और मंत्र आदि जो है उनका उच्चारण किया था। लगातार 300 वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रहने के कारण कूर्म भगवान के चरणों के चिन्ह जो है पत्थर पर अंकित हो गए थे। ठीक है, तो जो उन्होंने जब तपस्या की होगी तो वो 300 वर्ष तक उसी पत्थर पर, उसी पहाड़ी पर, कानदेव जो पर्वत था उस पर खड़े रहे। तो इस कारण जो है उस पर्वत पर उनके कूर्म के जो पैर थे उसके निशान अंकित हो गए। तब से इस पर्वत का नाम क्या हो गया? कूर्मांचल हो गया। कूर्म प्लस अचल, यानी कि जहाँ पर कूर्म जो है अचल रहे, वहाँ से हिले डुले नहीं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? कूर्मांचल। कूर्मांचल का प्राकृत रूप बिगड़ते बिगड़ते कुमू बन गया तथा यही शब्द बाद में कुमाऊं में परिवर्तित हो गया। आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड की एक विशेषता यह है कि अगर किसी स्थान का नाम प्राचीन काल में कुछ होता है तो वो पहाड़ी उसको, जो एक कुमाऊनी लैंग्वेज या गढ़वाली लैंग्वेज है, ये उसको बिगाड़ते 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 कुछ सालों में उसका नाम ही कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते स्वरूप इसका क्या बन गया? कुमाऊं में परिवर्तित हो गया। सर्वप्रथम यह नाम केवल चंपावत तथा उसके समीपवर्ती गाँव को दिया गया, किंतु जब यहाँ चंदों के राज्य की स्थापना हुई, ठीक है, तो पहले जो है यहाँ पे सिर्फ चंपावत के आसपास के क्षेत्र को ये नाम से बुलाया जाता था, क्योंकि वहीं की पहाड़ी पर जो है उन्होंने तपस्या की थी कानदेव पर्वत पर। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पे चंदों का आगमन हुआ कुमाऊं में, तो जब चंद राज्य की स्थापना हुई तो उनका विस्तार हुआ, तो कूर्मांचल जो है समग्र प्रदेश का नाम हो गया, जो इस समय अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ में शामिल है। ठीक है, तत्कालीन मुस्लिम लोग चंदों के राज्य को कुमायूं कहते हैं। ठीक है, जो उस टाइम पे जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे वो चंदों के राज्य को कुमायूं कहते थे, और यही शब्द आजकल कुमाऊं के रूप में प्रचलित हो गया है। ऐसा भी मतलब माना जाता है कि उस टाइम पे जब चंद राज्य की यहाँ पे शासन था, तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लोग उस टाइम पे यहाँ पे रहते थे उन लोगों ने कुमायूं कहा इसको, कुमायूं। ठीक है, जिससे इसका नाम जो है कुमाऊं के रूप में प्रचलित हो गया। तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार सन 1380 ईस्वी दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने कटेहर के विद्रोही सरदार खड़कू का दमन करने के लिए यहाँ पर प्रवेश किया, तो भयभीत होकर विद्रोही नेता ने कुमाऊं में
शरण दी, ऐसा भी कहा जाता है। तो तारीख ए मुबारक शाही के अनुसार किसने, दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह ने विद्रोही सरदार खड़कू का दमन करने के लिए जब यहाँ प्रवेश किया तो वह जो है भयभीत होकर विद्रोही नेता ने कुमाऊं में शरण दी थी। अब है करते ही, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुगल साम्राज्य के बारे में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अगर हमारे उत्तराखंड से मुगल शासक में या फिर दिल्ली सल्तनत में कोई संबंध रहा होगा तो वो चीज़ें भी यहाँ पे बताई गई हैं कि कुछ कभी संबंध रहा करते थे। अब नेक्स्ट है कर्तपुर अथवा कार्तिकेयपुर। ठीक है, यद्यपि पुराणों में वर्णित कुर्म अवतार के कारण इस अंचल का नाम कुमाऊं पड़ा या कुर्मांचल कहा गया, किंतु अर्वाचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों तथा प्राचीन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि कुर्मांचल या कुमाऊं दोनों शब्द बहुत बाद के हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं, हमें पुराणों में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे कुर्मा अवतार हुआ था इसलिए इसका नाम कुमाऊं पड़ा। लेकिन अगर हम देखें शिलालेखों को जो हमें मिले हैं, शिलालेख प्राचीन ग्रंथ हमें जो भी प्राप्त हुए हैं, ताम्रपत्र जो हमें प्राप्त हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि जो ये कुमाऊं या कुर्मांचल शब्द है ये बहुत बाद में यूज होने लगा। ठीक है, सम्राट समुद्रगुप्त, तो अब समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्थित जो प्रशस्ति लेख है उसमें भी जो है कार्तिकेयपुर इस राज्य को कहा गया है। जो ये कुमाऊं है इसको क्या कहा गया है, कार्तिकेयपुर कहा गया है। तालेश्वर में, अब तालेश्वर जो ताम्रपत्र था चमोली में मिला था, तो तालेश्वर में उपलब्ध 5वीं तथा 6ठी शताब्दी के ताम्रपत्रों में कार्तिकेयपुर तथा ब्रह्मपुत्र 2 नामों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हमें जो किंवदंतियां हैं उसके अनुसार तो ये हुआ था कि कुर्म जी ने जो है, कुर्म का अवतार भगवान विष्णु ने कांदेव पर्वत पर लिया था जिससे इसका नाम कुमाऊं पड़ा। लेकिन अगर हम यहीं पे शिलालेख, ताम्रलेख, अभिलेख वगैरह देखते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे इसका नाम, मतलब कुमाऊं नाम तो बहुत बाद में आया, तब इसका नाम क्या हुआ करता था, कार्तिकेयपुर या फिर ब्रह्मपुर। 2 राज्य यहाँ पे देखने के लिए मिलते थे। ऐसा हमें निम्न अभिलेखों या फिर ताम्रलेखों से प्राप्त हुआ है। जैसे कि हमारा जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है उसमें कार्तिकेयपुर हमें देखने के लिए मिला नाम, और तालेश्वर में कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है उसमें भी कार्तिकेयपुर शब्द आया है। तो मतलब यहाँ पे कार्तिकेय और ब्रह्मपुर शब्द जो है ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिलता है ताम्रपत्रों में। लेकिन जो चीनी यात्री ह्वेनसांग हैं उन्होंने जो है ब्रह्मपुत्र शब्द से इस कुमाऊं को संबोधित किया है कि जो ये कुमाऊं है उसको चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या कहा है, ब्रह्मपुर कहा है। डॉक्टर ABL अवस्थी ने अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन स्कंद पुराण भाग 1 में लिखा है कि, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो जो ये ब्लू से जितने भी लाइनअप किए हुए हैं ये चीज़ें सारी ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो ह्वेनसांग ने क्या कहा है कुमाऊं के लिए, तो ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुत्र शब्द का से संबोधित किया है कुमाऊं को। और तालेश्वर में क्या बोला गया है, तालेश्वर में बोला गया है कार्तिकेयपुर और ब्रह्मपुर। ठीक है, ये 2 नाम आए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉक्टर ABL अवस्थी जी हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन स्कंद पुराण, ठीक है, निम्न में से स्टडीज़ इन स्कंद पुराण भाग 1 किसने लिखी है, कहेंगे तो किसने लिखी है, डॉक्टर ABL अवस्थी जी ने लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बुक्स के नाम। तो उन्होंने स्टडीज़ इन स्कंद पुराण भाग 1 में लिखा है कि गढ़वाल एवं कुमाऊं को ही सम्मिलित रूप से ब्रह्मपुर पुकारा जाता है। ठीक है, ABL अवस्थी जी ने स्टडीज़ इन स्कंद पुराण में क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है अवस्थी जी ने कि जो गढ़वाल और कुमाऊं है उस क्षेत्र को सम्मिलित रूप से ब्रह्मपुर कहा गया था। इसके साथ ही जिस स्त्री राज्य का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है, ठीक है, इसके साथ ही जिस स्त्री राज्य का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है, श्री अवस्थी उस प्रथा का प्रचलन क्षेत्र किसको, ब्रह्मपुर उत्तर में मानते हैं। डॉक्टर DC सरकार स्त्री राज्य का प्रचलन क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल को मानते हैं संभवतः। तो यहाँ पे हर किसी के अपने अलग अलग मत हैं कि अवस्थी जी इसको ब्रह्मपुत्र उत्तर मानते हैं, डॉक्टर D सरकार स्त्री राज्य का प्रचलन क्षेत्र कुमाऊं और गढ़वाल को मानते हैं। संभवतः ह्वेनसांग द्वारा वर्णित स्त्री राज्य गढ़वाल में रहा होगा जो कि राजा सोनपाल के राज्यपाल तक प्रचलित रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक ऐसा बोला गया है कि जो
ह्वेनसांग ने जिस स्त्री राज्य को, ठीक है, स्त्री राज्य मतलब यहाँ पे स्त्री का राज्य हो, फीमेल मतलब मातृत्व वाला हो, तो उस राज्य का उसने जिक्र किया है अपनी पुस्तक में ह्वेनसांग ने। तो जिस स्त्री राज्य का ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है वो गढ़वाल रहा होगा, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है सोनपाल के राज्यकाल तक प्रचलित रहा होगा ये स्त्री राज्य, सोनपाल के राज्य तक, क्योंकि सोनपाल की शायद सिर्फ पुत्री थी ना। तो सोनपाल, अभी हम आगे देखेंगे इसको, सोनपाल कालीन ऐतिहासिक स्रोत तो नहीं के बराबर ही उपलब्ध है, मतलब जो सोनपाल के समय के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो बिल्कुल भी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु जब से परमारों का आविर्भाव हुआ, अब जब से क्या हुआ, परमार वंश का आविर्भाव हुआ 688 से 688 ईस्वी से, जब गढ़वाल में परमार वंश का आगमन हुआ तो गढ़वाल की श्यामल धरा पर ऐतिहासिक स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगे, यानी कि परमार वंश ने जो है अपने ऐतिहासिक स्रोतों को जो है रखना स्टार्ट किया। गौरवशाली परमार वंश की उषा किरण राजा कनकपाल के रूप में प्रस्फुटित हुई। तो गौरवशाली परमार वंश की उषा किरण कैसे प्रस्फुटित हुई, राजा कनकपाल के रूप में, यानी कि जब राजा कनकपाल यहाँ पे बनाया गया, गढ़वाल का राजा कनकपाल को बनाया गया, तब से जो है परमार वंश की यहाँ पे स्थापना हुई। यह राजा सोनपाल का घर जमाई बना, ठीक है। तो जो सोनपाल था उसकी सिर्फ स्त्री मतलब पुत्री थी, पुत्र कोई नहीं था, तो सोनपाल ने कनकपाल से अपनी बेटी का विवाह किया और जो कनकपाल था ये सोनपाल का क्या बना, घर जमाई बना, जो कि गढ़वाल का निवासी तो नहीं था लेकिन ये प्रवासी था, बाहर से आया हुआ था। कौन, कनकपाल जो है सोनपाल के राज्य में यानी कि गढ़वाल में बाहर से आया हुआ था और सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करा दिया। यह संभव है कि सोनपाल का कोई पुत्र नहीं होगा, ठीक है। तो इससे दत्तक पुत्र की आकांक्षा होती तो सर्वाधिक योग्य कनकपाल ही होता, यानी कि अगर मतलब सोनपाल की कोई भी पुत्र नहीं था, उसकी एक पुत्री थी केवल, तो अगर सोनपाल ये चाहता था कि अगर मेरा कोई पुत्र होता या मैं कोई दत्तक पुत्र लेता तो वो किसकी तरह होता, कनकपाल की तरह होता, उसको कनकपाल में अपने पुत्र के लायक सारे गुण दिखे, तो इसलिए उसने कनकपाल को पसंद करके अपनी पुत्री से उसका विवाह करा दिया और कनकपाल को जो है सत्ता सौंपकर अपने पूर्वजों द्वारा प्रचलित एवं आरोपित प्रथा को जो है बरकरार रखा, कि जो उत्तराधिकारी बनाने की जो प्रथा थी उसको बरकरार रखा। राजा कनकपाल के बाद गढ़वाल में यह प्रथा जो है तिरोहित सी हो गई, मतलब उसके बाद ये प्रथा जो है गायब हो गई कि अपनी जो है राजभार अपने उत्तराधिकारी को सौंप देने की। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने कुमाऊँ शब्द की उत्पत्ति हम देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम आते हैं गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति। गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? गढ़वाल शब्द जो है ये परमारों की देन है, ठीक है, परमार वंश की देन है गढ़वाल शब्द। 14वीं शताब्दी में परमार वंश के ही एक दैदीप्यमान नक्षत्र राजा अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों में विभक्त इस अंचल को एक सूत्र में पिरो दिया था और स्वयं उस राज्य का एक छत्र स्वामी अर्थात गढ़वाला बना, जिसका राज्य क्या कहलाया, गढ़वाल कहलाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो गढ़वाल शब्द है ये परमारों की देन है। 14वीं शताब्दी में जो परमार वंश था वो एक नक्षत्र राजा, तो वहाँ पे एक नक्षत्र राजा था अजयपाल, ठीक है। तो 14वीं शताब्दी के टाइम पे जो अजयपाल था परमार वंश में एक नक्षत्र राजा, तो उस टाइम पे 14वीं शताब्दी के टाइम पे ये जो गढ़वाल था ये छोटे 52 गढ़ों में विभक्त था, ठीक है। यहाँ पे गढ़ बने हुए थे, टोटल कितने 52, तो 52 गढ़ों में ये विभक्त था। तो जो अजयपाल था उसने इन 52 गढ़ों को एकत्र करके एक सूत्र में पिरोया और इन पूरे 52 गढ़ों से एक गढ़ बनाया जिसको क्या बोला गया, गढ़वाल बोला गया, और उसने जो है उसको पूरे 52 गढ़ों को अपने अंडर में ले लिया अजयपाल ने, इसलिए वो गढ़वाला कहलाया, ठीक है, क्योंकि पूरे 52 गढ़ उसने अपने अंडर ले लिए थे, इसलिए वो जो है गढ़वाला कहलाया। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल कहते हैं कि गढ़वाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इस स्थल के प्रसिद्ध चित्रकार श्री मोलाराम जी ने 1815 में किया था, ठीक है। तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी क्या कहते हैं कि जो गढ़वाल शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एक पेंटर थे मोलाराम जी, उन्होंने 1815 में सर्वप्रथम किया था। श्री मुकुंदीलाल सन 1700, मुकुंदीलाल बैरिस्टर थे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मुकुंदीलाल जी थे इन्होंने
1743 से 1833 तक मूलाराम का काल मानते हैं। ठीक है, जो मुकुंदीलाल हैं वो 1743 से सन 1833 तक किसका काल मानते हैं? मूलाराम जी का, कि मूलाराम जी ने यहाँ पे बहुत सारी चित्रकारियाँ की थी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि गढ़वाल शब्द का उदय श्री मूलाराम से पहले हो चुका था, क्योंकि हिंदी जगत के विख्यात कवि भूषण ने राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में जो यशोगान किया था उसमें गढ़वाल शब्द स्पष्ट रूप से प्रयुक्त किया गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो गढ़वाल है ये शब्द जो है बाद में आया। ऐसा कहा जाता है कि मूलाराम के आने से पहले ही इस गढ़वाल शब्द का उत्पत्ति हो चुकी थी, क्योंकि जो विख्यात कवि भूषण जी ने राजा फतेह शाह की प्रशस्ति में एक यशोगान किया था उसमें हमें गढ़वाल शब्द देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे कि वो जो प्रशस्ति थी वो क्या रही होगी? लोक ध्रुव लोक हूँ तय ऊपर रहेगो भारी, भानु ते प्रमाणी को निधान आनी आने गो, सरिता सरिस सुर सरिते करेगो साही, हरि तय अधिक अधिपति ताही मानेगो, अरथ परारथ लौ गिनती गनेगो गुनी, बदले प्रमाण सो प्रमाण कछु जानेगो, सुयस्ते भली मुख भूषण भनेगो बाणी, गढ़वार राज्य पर राज जो बखानेगो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गढ़वार राज्य मतलब गढ़वार जो है शब्द देखने के लिए मिलता है इस प्रशस्ति में। इसके अतिरिक्त ठाकुर शूरवीर सिंह पुराना दरबार टिहरी संग्रह में एक ताम्रपत्र संवत 1757 अर्थात 1700 ईस्वी तक का इस प्रकार है, इसमें गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया गया है। बेसिकली यहाँ पे हमें इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम बेसिकली ये नॉलेज लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें गढ़वाल शब्द देखने के लिए मिलता है, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो 52 गणों को मिलाकर जब अजयपाल जी ने एक गढ़ बनाया और उसका अधिपति खुद को बनाया तो वो गढ़वाला कहलाए, यहीं पर से गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति जो है पहले ही हो चुकी थी। अब ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि जो कुछ हमें ऐसे प्रशस्ति लेख मिले हैं जिनमें गढ़वाल शब्द देखने के लिए मिलता है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति पहले ही हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये जो उत्तराखंड का इतिहास है इसमें एग्जैक्ट चीज़ें देखना बहुत मुश्किल है, हर जगह हर किसी ने अलग अलग बातें कही हुई हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में तो बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हमें देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिलती हैं, किसी की किंवदंती कुछ है और किसी की कुछ है। तो इसी तरह से उन सबको पिरोकर इस बुक में संयोजित किया गया है। तो वहीं पे हम मोटी मोटी यहाँ पे नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ये बद्रीनाथ जयंती का एक और श्लोक है, यहाँ पे भी हमें ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्लोक है और इसके बारे में पूरा दे रखा है। तो इन सब तथ्यों, जो ये हमारे तथ्य हैं, इन सब तथ्यों से यह विदित होता है कि 17वीं शताब्दी में गढ़वाल और गरवार दोनों ही शब्द प्रचलित हो चुके थे। 17वीं शताब्दी तक गढ़वाल और गरवार दोनों ही शब्द प्रचलित हो चुके थे। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये जो यहाँ पे इतना बड़ा श्लोक दिया हुआ है इससे हमें प्राप्त होता है, मतलब ऐसा पता चलता है कि 17वीं शताब्दी तक गढ़वाल और गरवार दोनों शब्द का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, तो इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो हम शाम को पढ़ेंगे। तो फिलहाल आज आप इतना रिवाइज कर लीजिए, इसके आगे का जो हमने कल रात लेक्चर डाला था वो भी आप रिवाइज कर लीजिए, इसे भी आप रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं शाम को, या फिर जब भी आप लोग का रिवीजन हो जाएगा इतना, फिर हम उस लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िएगा। आपके एग्ज़ाम सब 2-3 महीने में होने वाले हैं। जहाँ तक अब अध्यक्ष जी का, एस राजू जी का भी जो है इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है, नए अध्यक्ष जी अब बनाए जाएंगे, या जो भी प्रक्रिया रहेगी। फ़िलहाल नियंत्रक और हमारे सचिव तो बन ही चुके हैं, तो कार्यक्रम जो है स्टार्ट होने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। तो आप अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखिए, इतना मजबूत रखिए कि अगर अब तो जहाँ तक है 1-1.5 साल तक तो फेयर ही होगा, सब कुछ अच्छे से होगा। तो अब हर चीज़ अपने लेवल पे अच्छी होगी, तो आपको अपनी तैयारी भी अच्छी रखनी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ये जो टाइम है, अभी ये जो पीरियड है, आपके ऊपर जो कोई बर्डन नहीं है, इस पीरियड में सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।